हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टीफन हॉकिंग की भविष्य के बारे में की गई दिलचस्प, उलझाने वाली और दिमाग हिला देने वाली भविष्यवाणियों की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। ये कोई जादू टोना या टैरो कार्ड्स की बात नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसे दिमाग की बात है जिसने ब्रह्मांड के सबसे चुनौतीपूर्ण सवालों से जूझा। एक ऐसा दिमाग जिसने न सिर्फ ये सोचने की हिम्मत की कि क्या मुमकिन है, बल्कि ये भी सोचा कि क्या होने वाला है, क्या अनिवार्य है। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे इंसान जिन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही ब्रह्मांड को खंगाला, एक ऐसे इंसान जिन्होंने वॉइस सिंथेसाइजर से हमें ब्लैक होल और गैलेक्सीज के बारे में बताया। इसी इंसान ने मानवता के भविष्य के बारे में सपने देखने की हिम्मत की, और वो सपने जितने कमाल के थे उतने ही डरावने भी। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, क्योंकि हम स्टीफन हॉकिंग की भविष्य के बारे में की गई 10 सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों को जानने वाले हैं। अब चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। हॉकिंग वो कोई साइंस फिक्शन लेखक नहीं थे जो डरावने सपने दिखाते थे, लेकिन वो एआई के उदय को दोधारी तलवार की तरह देखते थे। एक बहुत बड़ी क्षमता वाला उपकरण, लेकिन एक संभावित खतरा भी। उनका मानना था कि एआई अपने तेजी से विकास को देखते हुए एक दिन मानव बुद्धि को पार कर सकता है, और यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, या शायद थोड़ी परेशान करने वाली। जरा सोचो, हम इंसान, हम जीवित रहने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, यहाँ तक कि संघर्ष के लिए भी बने हैं, लेकिन एक एआई, उसके मकसद, उसके लक्ष्य वो हमारे जैविक जरूरतों से बंधे नहीं होंगे। वो दयालु हो सकते हैं, मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं, या वो हमें एक बाधा विकास की दौड़ में एक पुराना मॉडल मान सकते हैं। हॉकिंग वो इन असहज संभावनाओं से नहीं कतराते थे। उन्होंने सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने एआई विकास में नैतिक विचारों का आग्रह किया, एक तरह की कॉस्मिक बीमा पॉलिसी अगर आप कहें तो। क्योंकि जब हम ऐसी मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जो खुद सोच सकती हैं, हमसे भी आगे सोच सकती हैं, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि तकनीक को कौन नियंत्रित करता है, बल्कि ये है कि भविष्य को कौन नियंत्रित करता है। और ये भविष्य हमारे सोच से ज्यादा करीब है। हर बार जब आपका फोन आपको कोई गाना रेकमेंड करता है जो आपको बहुत पसंद आता है, हर बार जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार एक व्यस्त चौराहे पर नेविगेट करती है, वो एआई द्वारा आकार दिए जा रहे भविष्य की एक झलक है। ये संभावनाओं से भरा भविष्य है, लेकिन जैसा कि हॉकिंग ने हमें याद दिलाया, ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमारी सतर्कता, हमारे सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि मशीनें सुन रही हैं और वो सीख रही हैं। तो हमने मशीन्स के उभार के बारे में बात की, लेकिन खुद इंसानियत के फ्यूचर का क्या? हॉकिंग वो एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे कि हम यहाँ अर्थ पर ही रहेंगे। वो इंसानियत का फ्यूचर स्टार्स से जुड़े हुए देखते थे, एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनाने के लिए। अब ये कोई ऐसे ही स्टारी आइड आइडियलिज्म नहीं था। हॉकिंग इसे सर्वाइवल का मामला समझते थे। सोचो, हम इस पेल ब्लू डॉट पर हैं, एस्टेरॉइड इंपैक्ट से, क्लाइमेट चेंज से और खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से वल्नरेबल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपना बग पैक करें और कल ही अल्फा सेंटोरी के लिए निकल जाएं, लेकिन हॉकिंग ने आर्ग्यू किया कि हमें इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना होगा और दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनाइज करना होगा एक कॉस्मिक बैकअप प्लान की तरह। यह एक डॉन्टिंग टास्क है, बिल्कुल चैलेंजेस से भरा हुआ, लेकिन हॉकिंग बिलीव करते थे कि ये हमारे रीच में है। वो नई टेक्नोलॉजीज का पोटेंशियल देखते थे, प्रोपल्शन सिस्टम्स में ब्रेक थ्रूज का, और स्पेस टाइम की फैब्रिक को हार्नेस करके वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने का। वो एक ऐसा फ्यूचर देखते थे जहां ह्यूमैनिटी सिर्फ एक प्लेनेट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्यूर कॉस्मोस में फैली हुई है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारा सर्वाइवल सिर्फ एक वर्ल्ड के फेट पर डिपेंड नहीं करता। चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और हमारी दुनिया के लिए एक और ज्यादा फौरन खतरे के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज। हॉकिंग वैज्ञानिकों की चेतावनियों से, धरती के गर्म होने के बढ़ते सबूतों से अनजान नहीं थे, और उन्होंने इसके नतीजों के बारे में साफ साफ कहा। उन्होंने बिना रोक टोक के बढ़ते क्लाइमेट चेंज को इंसानियत के भविष्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना, एक ऐसा खतरा जो धरती को रहने लायक नहीं छोड़ सकता। जरा सोचो, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, बहुत ज्यादा मौसम की घटनाएं, जानवरों का विलुप्त होना, ये सिर्फ अमूर्त विचार नहीं है, ये हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने, हमारे गैर जिम्मेदाराना तरीकों के असली नतीजे हैं। हॉकिंग ने बात को घुमाया फिराया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने तरीके नहीं बदलते, अगर हम टिकाऊ उपाय नहीं ढूंढते, तो हम असल में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ग्रह को भट्टी बना रहे हैं। लेकिन हॉकिंग वो निराशा के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की चुनौती को नए आविष्कारों,
वैश्विक सहयोग के लिए एक मौके के रूप में देखा। उनका मानना था कि हमारे पास तकनीक है, कुशलता है कि हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ सकते हैं, टिकाऊ तरीके विकसित कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। चौथा अध्याय, आनुवंशिक क्रांति जीवन की संहिता को फिर से लिखना। चलो एक और क्षेत्र में गोता लगाते हैं जहां हॉकिंग की भविष्यवाणियां वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। CRISPR और अन्य जीन संपादन तकनीकों के आगमन के साथ हम जीवन की संहिता को फिर से लिखने में सक्षम होने के कगार पर हैं, और हॉकिंग ने इस शक्ति के अपार वादे और संभावित खतरों दोनों को पहचाना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम आनुवंशिक बीमारियों को मिटा सकते हैं, मानव क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, यहां तक कि संभावित रूप से हमारे जीवन काल को भी बढ़ा सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की आकर्षक संभावनाएं हैं, लेकिन हॉकिंग ने अनपेक्षित परिणामों की संभावना के खिलाफ भी चेतावनी दी। बेहतर और गैर बेहतर लोगों के बीच आनुवंशिक विभाजन पैदा करने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि हमें सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन तकनीकों का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिए किया जाता है, न कि किसी ऐसे डायस्टोपियन भविष्य के निर्माण के लिए जहां अमीर आनुवंशिक रूप से बेहतर हो जाते हैं जबकि हम में से बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। पांचवां अध्याय, ब्लैक होल के रहस्य, ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलना। अब ये स्टीवन हॉकिंग का वीडियो हुआ ही नहीं अगर हम ब्लैक होल के बारे में बात ना करें, है ना? ये अंतरिक्ष के दानव, ये गुरुत्वाकर्षण के गड्ढे जहां से कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, इन्होंने हॉकिंग को उनके पूरे करियर में मोहित किया। उन्होंने इनके बारे में जबरदस्त खोजें की जिससे अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ ही बदल गई। ब्लैक होल से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन क्या होता है जब वो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में गिर जाती है? हॉकिंग ने सालों इस सवाल से जूझते हुए बिताए और उन्होंने कुछ अद्भुत थ्योरीज दी जो बताती हैं कि इंफॉर्मेशन शायद इवेंट होराइजन पर एनकोडेड होती है, ब्लैक होल के चारों ओर वो जगह जहां से वापसी नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि ब्लैक होल अंत ना हो, बल्कि दूसरे ब्रह्मांडों, दूसरे आयामों के द्वार हों। अब ये सिर्फ थ्योरीज हैं, लेकिन ये हॉकिंग की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने की, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों को एक्सप्लोर करने की इच्छा को दिखाती है। छठा अध्याय, प्रलय का दिन, दुनिया के खात्मे के मुमकिन खतरों की खोज। ठीक है, मुझे पता है कि हमने कुछ गंभीर बातें की हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम इंसानों को दुनिया के अंत के बारे में थोड़ा सा डर लगता है ना? और हॉकिंग, वो हमारे अस्तित्व के खतरों पर बात करने से नहीं कतराते थे, चाहे वो ब्रह्मांडीय तबाही हो या खुद हमारी गलतियों से होने वाला नुकसान। उन्होंने परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी दी, बेकाबू हो चुके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बेकाबू हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में। उन्होंने एक खतरनाक उल्कापिंड के बारे में भी बताया जो हमें डायनासोर की तरह खत्म कर सकता है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सभी को अपने घरों में बंकर बनाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन हॉकिंग का मानना था कि इन खतरों के बारे में पता होना जरूरी है और इन्हें कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने हमारे भविष्य को अनिश्चित प्रगति और खतरे के बीच एक नाजुक संतुलन के रूप में देखा, लेकिन उनका यह भी मानना था कि हम में इन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता है, अपनी गलतियों से सीखने की, एक और अधिक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य बनाने की। चलो अब कुछ अच्छा सोचते हैं, क्योंकि भले ही हॉकिंग ने हमें खतरों के बारे में चेताया था, लेकिन वो स्पेस ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी भी थे। उनका मानना था कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत में हैं, जो टेक्नोलॉजी में तरक्की और नए जोश से प्रेरित है। उन्होंने फ्यूजन से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट, वर्म होल ट्रैवल और एक इंसान के जीवन काल में ही तारों तक पहुंचने की संभावना के बारे में बात की थी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां हम सिर्फ अपने सौर मंडल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विशाल ब्रह्मांड की खोज करेंगे, दूसरे रहने योग्य ग्रहों और जीवन के दूसरे रूपों की तलाश करेंगे। हॉकिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन को सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक जरूरत मानते थे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का एक तरीका, एक साझा लक्ष्य में मानवता को एकजुट करने का एक जरिया। उनका मानना था कि तारों तक पहुंचकर हम मानवीय प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, नई तकनीकों की खोज कर सकते हैं और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं।
अब अपनी पूरी जिंदगी में हॉकिंग जी साइंस और टेक्नोलॉजी के पावर के के सपोर्टर रहे, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो साइंस के उस सर्फ इक्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से ज्यादा समझते थे। वो IC1 सोचने का तरीका मानते थे, चैलेंजेस को रीजन से, एविडेंस से और हर चीज पे सवाल उठाने की इच्छा से डील करने का तरीका। उनका मानना था कि साइंस लिटरेसी इंसानियत के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फ्यूचर जनरेशंस को ऐसे टूल्स देने होंगे जिससे वो दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकें, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। वो एक ऐसा फ्यूचर देखते थे जहां साइंस सर्फ लैब्स और यूनिवर्सिटीज टेक लिमिटेड ना हो, बल्कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में शामिल हो, हमारी पॉलिसीज को, हमारी टेक्नोलॉजीज को और हमारे जीने के तरीके को इन्फॉर्म करे। चलो अब बात करते हैं सबसे बड़े सवालों में से एक की, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हॉकिंग जी को दूसरी दुनिया के प्राणियों के होने की संभावना बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और उनका मानना था कि बहुत चांसेस हैं कि जीवन के दूसरे रूप इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद हों। वो दूसरी दुनिया के प्राणियों की खोज के एफर्ट्स को सपोर्ट करते थे, चाहे वो रेडियो सिग्नल सुनना हो या दूसरे स्टार सिस्टम्स तक प्रोब्स भेजना हो। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करना रिस्की हो सकता है। हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो उतने अच्छे न हों जितना हम सोचते हैं। फिर भी हॉकिंग जी का मानना था कि दूसरी दुनिया के प्राणियों की खोज रिस्क लेने लायक है। किसी दूसरे ग्रह पर एक छोटे से माइक्रोब की खोज भी मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा, जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह पर फिर से सोचने पर मजबूर करेगा। तो स्टीफन हॉकिंग का भविष्य के लिए क्या नजरिया था? ये एक ऐसा फ्यूचर था जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरा था। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारी इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और कंपैशन की परीक्षा होगी। उनका मानना था कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां क्लाइमेट चेंज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ग्लोबल पैंडेमिक से लेकर न्यूक्लियर वॉर के खतरे तक अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनका यह भी मानना था कि इन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता हम में है, अपनी गलतियों से सीखने की और सभी के लिए एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर बनाने की। उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर देखा जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं, जहां हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को अपनाते हैं, जहां हम वंडर और ऑ के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं। हॉकिंग का फ्यूचर विजन एक कॉल टू एक्शन था, एक याद दिलाने वाला कि हम अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स खुद हैं। उनका मानना था कि फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ होती है, बल्कि वो कुछ ऐसा है जो हम बनाते हैं अपने चॉइसेस, एक्शंस और ह्यूमन स्पिरिट में अनवेवरिंग बिलीफ के जरिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।